नमस्कार, मैं आपके साथ आंचल कादियान। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। 5 फरवरी को मिल्कीपुर की सीट पर उपचुनाव होना है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पहले ही प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। आज मिल्कीपुर की जंग के लिए बीजेपी ने भी अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने मिल्कीपुर से चंद्रभान पासवान को टिकट दिया है। चंद्रभान पासी समाज से आते हैं। सपा प्रत्याशी अजित प्रसाद भी पासी समाज से आते हैं। ऐसे में मिल्कीपुर में कांटे का मुकाबला हो गया। हालांकि बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए ही ये मिल्कीपुर उपचुनाव नाक का सवाल बन गया है। ऐसे में सवाल है कि क्या चंद्रभान सपा के गढ़ में कमल खिला पाएंगे या फिर अवधेश प्रसाद के बेटे यानी कि अजित प्रसाद चुनाव जीतने में कामयाब होंगे। आज इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप रिपोर्ट देखिए। मकर संक्रांति का शुभ योग और मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार का ऐलान। मिल्कीपुर के महासंग्राम में बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को टिकट देकर सबको चौंका दिया है। गोरखनाथ बाबा इस सीट से दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उनका टिकट काटकर चंद्रभान पासवान पर भरोसा जताया। चंद्रभान पासवान रुदौली से 2 बार जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। मुख्य रूप से ये कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। रुदौली से लेकर सूरत तक साड़ी का कारोबार है। पिछले कुछ वक्त से मिल्कीपुर विधानसभा में सक्रिय हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर भरोसा जताया और मिल्कीपुर की जनता हमारे साथ है। इसलिए मैं निश्चिंत हूं कि पार्टी को विजय श्री हासिल होगी और ये सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। एक तरफ बीजेपी ने बड़े बड़े कद्दावरों को दरकिनार कर चंद्रभान पर दाव खेला है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की ओर से अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद को मैदान में उतारा गया है। दोनों ही दलों के लिए ये सीट प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। बीजेपी फैजाबाद की हार का बदला मिल्कीपुर जीत से लेने की तैयारी में है, तो समाजवादी पार्टी इस सीट को बचाकर अपना दबदबा साबित करने की कोशिश करेगी। इन सब के बीच बहुजन समाज पार्टी भी मिल्कीपुर को लेकर अपनी रणनीति बनाने में लगी है। हालांकि बीएसपी मिल्कीपुर के उपचुनाव में उम्मीदवार तो नहीं उतारेगी, लेकिन सियासी तौर पर उसकी मौजूदगी जरूर रहेगी। सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि 15 जनवरी को जन्मदिन पर मायावती बड़ा फैसला ले सकती हैं। मिल्कीपुर को लेकर मायावती मंथन कर सकती हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को मायावती किसे वोट देना है, ये संकेत दे सकती हैं। इसके ठीक अगले दिन यानी 16 जनवरी को बीएसपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक भी बुलाई गई है। मिल्कीपुर में दलित वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है। मिल्कीपुर में इस बार 3,70,829 मतदाता प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। इनमें दलित वोटर्स की संख्या करीब 1,20,000 है। अब देखना है कि मिल्कीपुर की महाभारत में किसकी जीत होती है और कौन हार का मुंह देखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए करेंगे चर्चा की शुरुआत, लेकिन उससे पहले आज के क्या सवाल रहने वाले हैं उन पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, चंद्रभान वर्सेस अजित, किसकी जीत होगी? क्या पीडीए फॉर्मूले को मात दे पाएंगे बीजेपी के चंद्रभान? मिल्कीपुर में पीडीए चलेगा या फिर कमल खिलेगा? क्या अखिलेश बचा पाएंगे अपना गढ़? क्या लोकसभा की हार का बदला ले पाएंगे योगी? तो इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द जो है चर्चा रहने वाली है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ने वाले हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और फिलहाल कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसपी के प्रवक्ता डॉक्टर भुवन भास्कर जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद दुबे बीजेपी के प्रवक्ता आपसे थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। चंद्रभान पासवान बीजेपी प्रत्याशी आपसे थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे। महेंद्र तिवारी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ेंगे। तो चर्चा की शुरुआत जो है वो भुवन भास्कर जी के साथ ही करेंगे। भुवन जी, सबसे पहले आपका स्वागत। देखिए भुवन जी, बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट जो है वो उतार दिया है। अब मिल्कीपुर में जो चुनाव है वो पासी वर्सेस पासी हो गया है, तो काफी मिल्कीपुर की जो लड़ाई है वो दोनों ही पार्टियों के लिए नाक की लड़ाई बनी हुई है। लेकिन किसको जीत मिलती है और किसको हार का सामना करना पड़ेगा, ये 8 फरवरी को तय हो जाएगा। आज बीजेपी की तरफ से
कैंडिडेट की घोषणा कर दी गई है। चंद्रभान को कैंडिडेट बनाया गया है। समाजवादी पार्टी पहले ही अपने कैंडिडेट को उतार चुकी है, अजीत प्रसाद, जो कि अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। लेकिन ऐसे में जो ये पासी वर्सेस पासी की लड़ाई हो चुकी है, काफी दिलचस्प मिल्कीपुर का चुनाव हो चुका है। भले ही उत्तर प्रदेश की एक सीट पर ये चुनाव हो, लेकिन सभी की नजर इस सीट पर टिकी हुई है और दोनों ही पार्टियों के लिए नाक का सवाल भी बन जाती है। तो हमारे साथ चंद्रभान पासवान जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट है मिल्कीपुर से। चंद्रभान जी, सबसे पहले आपका स्वागत और बधाई भी आपको कि मिल्कीपुर से बीजेपी ने आप पर भरोसा जताया। तो कितना टफ ये मुकाबला आपकी नजरों में, क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ है और वहां से अजीत प्रसाद को टिकट दिया गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सबसे पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व, हेलो, हाँ जी चंद्रभान जी। जी मैम, सबसे पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देता हूं, और जितने इतने छोटे कार्यकर्ता पर भरोसा जताया इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता को आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी वजह से मुझे सेवा करने का मौका मिला। कितना टफ मान रहे हैं आप इस मुकाबले को, क्योंकि मिल्कीपुर एक ऐसी सीट है जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाती है और अवधेश प्रसाद वहां से पहले भी जीत हासिल कर चुके हैं। अब उनके बेटे चुनावी मैदान में हैं, आपके सामने हैं। मैम वहां पे कोई टफ नहीं है, वहां पे जनता चुनाव लड़ रही है और जनता हमारे साथ है, इसलिए वहां पे कई लाखों से चुनाव जीता जाएगा, कई लाख वोटों से चुनाव जीता जाएगा। तो आप बिल्कुल भी टफ नहीं मान रहे इस फाइट को? जी जी मैम, जनता हमारे साथ है और जनता का आशीर्वाद है, तो इसलिए कोई वहां पे दिक्कत नहीं होगी मैम। सीट जीत कर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। तो कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो आप लेकर के जनता के बीच पहुंच रहे हैं? मैम मुद्दा विकास का मुद्दा है, हम लोग विकास करेंगे, पार्टी हमारी विकास कार्यों पर ध्यान दे रही है और तमाम मुद्दों पर काम करना है। ठीक है, तो चंद्रभान जी, क्या तैयारियां हैं आपकी तरफ से, पार्टी की तरफ से, किस तरीके से जीत हासिल करेंगे? क्योंकि मिल्कीपुर में हमने देखा योगी आदित्यनाथ तो खुद अपनी नजर बनाए हुए हैं, कैंडिडेट का ऐलान भी नहीं हुआ था, उससे पहले 5 से 6 दफा मिल्कीपुर पहुंच चुके हैं। चुनाव प्रचार जो है लगातार उनकी तरफ से किया जा रहा है, बैठकें भी उनकी तरफ से की गई है। आपकी क्या तैयारी है? तैयारी मैम पूरी, हम लोग की तैयारी पूरी तरह से है, भरपूर है, और जनता वहां पर प्रत्याशी नहीं, जनता चुनाव लड़ रही है वहां पर, इसलिए वहां पर कोई दिक्कत नहीं है मैम। कई लाखों से चुनाव हम लोग जीतेंगे और जनता का आशीर्वाद है वहां पर। अगर जीत आपको मिल जाती है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप मिल्कीपुर की जनता के लिए? मिल्कीपुर की जनता के लिए जो संभव होगा, उनकी मूलभूत समस्याएं हैं उसको दूर तुरंत किया जाएगा, और समाज में खड़े अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति तक सुविधा पहुंचाने का काम किया जाएगा, हर व्यक्ति का ध्यान रखा जाएगा। चलिए ठीक है, हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं। भुवन भास्कर जोशी हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आनंद दुबे। चंद्रभान जी, आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। शुरुआत जो है वो भुवन जी आपके साथ करेंगे। देखिए, हमारे साथ अभी अभी कैंडिडेट जुड़े थे चंद्रभान पासवान, वो तो इस फाइट को बिल्कुल भी टफ नहीं मान रहे हैं। देखिए, आज जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित किया है, आज ही हमारी मौलिक जीत हो चुकी है, और उसके पीछे कारण है जो भारतीय जनता पार्टी पीडीए से नफरत करती थी, आज उनको माननीय अखिलेश यादव जी के जो पीडीए का जो आंदोलन है उसके तहत पीडीए समाज का कैंडिडेट उतारना पड़ा। और रही बात जीत की, 2024 का भी फैजाबाद अयोध्या से क्या संदेश आया था, मिल्कीपुर से भी वही संदेश अब आने वाला है। और लगातार जो पहले यहाँ पर जो विधायक थे हमारे अवधेश जी, उनके द्वारा जो वहां काम खड़ा किया गया है, जो आशीर्वाद उनको मिलता है, वही आशीर्वाद इस बार हमारे कैंडिडेट को मिलेगा। और हम जो जनता के बीच में जाएंगे, वही सूत्र जो माननीय अखिलेश यादव जी ने हमको दिया है, पीडीए का पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी समाज, उसको लेकर हम जाएंगे। और सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, जाति जनगणना की जो मांग है, उसको लेकर हम जनता की अदालत में जाएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि मिल्कीपुर की जनता हमें पुनः आशीर्वाद देने जाएगी। ठीक है, आनंद दुबे जी, देखिए जोशी जी तो कह रहे हैं कि काट करने के लिए पीडीए का फॉर्मूला जो है उसे काट करने के लिए चंद्रभान जी को टिकट दिया गया है, लेकिन कोई भी तैयारी कर ले बीजेपी इस बार मात तो नहीं दे पाएंगे हमें।
नहीं, बिल्कुल सही बात है। पीडीए का काट करने के लिए ही हमने अजीत चंद्रभानु जी को टिकट दिया है। अब पीडीए है क्या? समाजवादी पार्टी का परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, प्रोडक्शन हाउस ऑफ अपराधी। क्योंकि अयोध्या मिल्कीपुर की जनता जब वोट करने जाएगी तो फिर वो मोहित खान को भी याद करेगी ना। वही मोहित खान जो पीडीए समाज की ही एक बच्ची के साथ रेप के मामले में आरोपी है, और पूरी समाजवादी पार्टी और स्वयं अवधेश प्रसाद और उनका पूरा कुनबा उसके साथ खड़ा रहा। तो एक तरफ वंशवाद को आगे बढ़ाने की लड़ाई है मिल्कीपुर में, और दूसरी तरफ एक सामान्य कार्यकर्ता जो सामान्य बैकग्राउंड से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया है। अब मिल्कीपुर की जनता ये देखेगी कि कौन सी पार्टी सामान्य कार्यकर्ता को आगे बढ़ा रही है और कौन सी पार्टी है जो परिवारवाद को आगे बढ़ा रही है। यानी अवधेश प्रसाद जी के बाद उनके बेटे, और फिर उसके बाद अजीत प्रसाद जी के बेटे, फिर उनके बाद उनके बेटे। ठीक वैसे ही जैसे समाजवादी पार्टी में माननीय मुलायम सिंह यादव, माननीय मुलायम सिंह जी यादव के बाद अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव जी के बाद उनके बच्चे। भुवन भास्कर जोशी जी थोड़े ना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे और ना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन पाएंगे। ये तो भाजपा में ही संभव है ना कि चंद्रभानु पासवान जैसे व्यक्ति टिकट भी पा सकते हैं, कल की डेट में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े पद पर पहुंच सकते हैं। तो मिल्कीपुर की जनता इन सभी तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मिल्कीपुर की जो जनता है वो परिवारवाद के साथ नहीं है, आपकी पार्टी के साथ है। जोशी जी देखिए, फिर एक बार परिवारवाद का आरोप जो है वो आपकी पार्टी पर लग रहा है। राजनाथ सिंह के जब पुत्र को टिकट मिलता है, जनता की अदालत में जीत के आए थे। कल्याण सिंह जी के बेटे को टिकट मिलता है तो कहते हैं जनता की अदालत में मिल जीत के आए थे। कल्याण सिंह जी के पोते को टिकट मिलता है, वो परिवारवाद तब नहीं होता है, वो जनता की अदालत में जाते हैं और जीत के आते हैं। हमारे कैंडिडेट भी जनता की अदालत में, और जनता आशीर्वाद देगी क्योंकि उन्हें याद है अयोध्या में किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जमीनों को कब्जाया। ये देखा जमीनों की कैसे बंदरबाट हुई, ये देखने का काम करा। हमने देखा अयोध्या के मंदिर को टपकते हुए कैसे भ्रष्टाचार हुआ, ये भी देश ने प्रदेश ने देखने का काम करा है। और जो लड़ाई है उसी को आज इनका गला भी, दुबे जी का, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी का गला भी साथ इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि झूठ बोलना चाह रहे हैं। आज गला भी साथ नहीं देगा क्योंकि झूठ भी, राम के दरबार में झूठ बोलने वाले लोगों का राम भगवान भी इंतजार कर रहे हैं कि कैसे जवाब दिया था 2024 में, और अब जवाब देंगे 2025 के प्रारंभ में इनको। जब परिणाम आएंगे मैं दुबे जी के साथ बैठूंगा और आप भी बैठेंगी तो पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। हाँ, ये कोशिश करेंगे। ठीक है जोशी जी, दुबे जी का एक मिनट, ठीक है, कर लीजिए, पूरा कर लीजिए। लास्ट मैडम, लास्ट मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, अभी 9 उपचुनाव भी हुए थे। अगर इन्होंने पुलिस प्रशासन की मदद से, जैसा हमने देखा था, वो चित्र भी सोशल मीडिया पे है कि कैसे वो अल्पसंख्यक समाज की महिला को बंदूक तान के इन्होंने चुनाव जीता। अगर ये ऐसा करेंगे, लोकतंत्र की हत्या करने का इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, आप चंडीगढ़ को उठा के देख लीजिए। अगर ये लोकतंत्र की हत्या करके चुनाव जीतेंगे तो अलग विषय है, लेकिन जनता हमारे साथ है। हमें पूरा विश्वास है मिल्कीपुर की जनता अपना आशीर्वाद समाजवादी पार्टी को, माननीय अखिलेश यादव जी को, हमारे कैंडिडेट को देगी। ठीक है दुबे जी, देखिए आपसे सवाल का जवाब लेंगे कि लोकतंत्र की हत्या किए बिना अगर आपकी पार्टी जीत जाए तो इस तरीके से चैलेंज जो है वो जोशी जी कर रहे हैं, जवाब लेंगे। लेकिन एक बार महेंद्र तिवारी का रुख कर लेते हैं। महेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। महेंद्र जी, सबसे पहले स्वागत। और किस तरीके से आप देखते हैं इस मिल्कीपुर की जंग को जो पासिव वर्सेस पासिव फिलहाल हो चुकी है? हेलो महेंद्र जी की आवाज मिल पा रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, धन्यवाद आपको। ठीक है महेंद्र जी, देखिए यही आपसे जानना और समझने की कोशिश कि जो मिल्कीपुर का चुनाव है वो काफी ज्यादा दिलचस्प हो चुका है। समाजवादी पार्टी पहले ही अजीत का नाम घोषित कर चुकी है, कैंडिडेट उतार चुकी है। आज बीजेपी ने भी अपने कैंडिडेट को उतार दिया है चुनावी मैदान में। अब जो लड़ाई है वो पासिव वर्सेस पासिव देखने को मिल रही है। जी, मिल्कीपुर में मुख्य लड़ाई जो है पासिव वर्सेस पासिव नहीं,
समाजवादी बनाम जो है भाजपा की लड़ाई है, क्योंकि अवधेश प्रसाद जी यहाँ के विधायक भी रहे हैं, सांसद भी हैं। उन्होंने अपने लड़के को टिकट दिलवाया है सपा से, और भाजपा ने भी चंद्रभान पासवान को उतारा है, जो एक उनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य है, वो भी दूसरी विधानसभा से हैं। तो चुनाव में जो है पासी वर्सेस पासी तो कह ही सकते हैं आप, उसके साथ साथ जो है भाजपा का समीकरण और प्लस सपा का पीडीए की लड़ाई होगी जहां। ठीक है, दुबे जी का रुख कर लेते हैं। दुबे जी देखिए, ठीक है महेंद्र जी लौटेंगे आपके पास। दुबे जी देखिए, तमाम जो आरोप है वो जोशी जी ने अभी लगाए हैं, आपने सुना होगा, आप बीच में कुछ कहना भी चाह रहे थे। अनम्यूट आप कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। जी, अब आवाज आ रही है आपको? हाँ जी जी। देखिए, इन्होंने कहा कि हम बाहुबल से, धनबल से, प्रशासन की मदद से चुनाव जीत गए। 14 का चुनाव, 17 का चुनाव, 22 का चुनाव, 19 का चुनाव, सभी चुनाव ये हारे हैं। ये अलग विषय है कि 24 के चुनाव में झूठ बोल के संविधान के नाम पर अन्य कारणों से झूठ बोला, खटाखट फटाफट का फार्म भरवाया और कुछ सीटें इन्हें उत्तर प्रदेश में ज्यादा मिल गई। लेकिन उसके बाद उपचुनाव हुआ, जनता ने देख लिया कि जहां जहां से समाजवादी पार्टी के लोग जीते हैं वहां अचानक से बलात्कार बढ़ गए, वहां गुंडागर्दी बढ़ गई, वहां गरीबों की जमीन कब्जा करने लगे, और इसीलिए उपचुनाव में इनका बोरिया बिस्तर बांध दिया। दूसरा कारण यह था, जब आप लालजी वर्मा की पत्नी को टिकट देंगे तो आप कटहरी हारेंगे ही हारेंगे। इसी तरह जब आप मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट देंगे तो आपका चुनाव हारना सुनिश्चित है, क्योंकि जनता यह पूछना चाहती है कि भाई हमारा मौका कब आएगा, हमारी बारी कब आएगी। समाजवादी पार्टी में बाकी भी कार्यकर्ता है, उनकी बारी कब आएगी। और इनका सबसे बड़ा इनके झूठ का उदाहरण देख लीजिए। कुंदरकी में हमारे जो प्रत्याशी हैं वो करीब 1.5 लाख वोट से चुनाव जीते, और समाजवादी पार्टी का जमानत जब्त हुई, जमानत जब्त जिसको कहते हैं, और वहां पर सर्वाधिक संख्या में मुस्लिम मतदाता थे। बाकी पार्टियों ने भी कुल मिला के 11 मुस्लिम उम्मीदवार थे, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पर वहां की जनता ने भरोसा दिखाया। यह सबसे बड़ा आईना है समाजवादी पार्टी के लिए, जो झूठ बोलती है। एक विषय। दूसरा, इन्होंने कहा भगवान राम अयोध्या में लूट। अरे साहब, अयोध्या में तो आपकी सरकार देखती तक नहीं थी, न सड़क बनवाती थी, न वहां पर विकास के कार्य करती थी। वहां पर घाटों का निर्माण हो, वहां सड़कों का निर्माण हो, वहां की गलियों को ठीक कराना हो, वहां तारों की व्यवस्था, वहां पर बिजली की व्यवस्था, वहां पर एयरपोर्ट देना, वहां मेडिकल कॉलेज देना, और वहां भव्य राम मंदिर का निर्माण अगर किसी ने कराया तो हमने कराया। और जिन लोगों ने भगवान राम को टेंट में रखा, टेंट में भगवान राम भीगते रहे, तब इनके कलेजे छाती में दर्द नहीं हुआ, और झूठ लेकर आ गए कि छत टपक रही थी। छत नहीं, आपकी नीयत टपक रही थी। आपके हाथ से एक बड़ा मुद्दा चला गया था, जिसके नाम पर आप डरा डरा कर वोट लेते थे। अब देश की जनता, अयोध्या की जनता आपके झूठ को, प्रपंच को देख चुकी है। और एक बार फिर से कहूंगा, इन्होंने कहा पंकज सिंह, हाँ, पंकज सिंह हमारे विधायक हैं, हमारी पार्टी में 2500 साल से उन्होंने काम किया है, और आज वो हमारी पार्टी से विधायक है। लेकिन राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको हटा के पंकज सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया गया। कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो उनके बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। लेकिन आप बता दीजिए, समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह अध्यक्ष, फिर अखिलेश यादव जी अध्यक्ष, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री, फिर अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री। मैं कह रहा हूं, भुवन भास्कर जोशी जी, आप इस डिबेट में कहिए कि क्या आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं? क्या आप उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? अगर आप कह देंगे तो मैं मान लूंगा कि आपके अंदर हिम्मत है और आप समाजवादी पार्टी में यह बात कह सकते हैं। आप कहिए, मैं अखिलेश यादव जी की जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूंगा समाजवादी पार्टी का। ठीक है आनंद जी, ठीक है। जोशी जी,
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे, अभी बड़ा आश्चर्य हुआ, अभी क्लियर हुआ है। अभी ये कह रहे थे कि देखिए इनके पिताजी सांसद है, इनको टिकट दे दिए। अरे साहब, आपकी जो कैंडिडेट है उनकी पत्नी तो वहां पर जिला पंचायत की सदस्य है। अरे कोई और परिवार नहीं था क्या भारतीय जनता पार्टी में जिसको आप टिकट देते? क्या क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि पत्नी जिला पंचायत होएगी और पति विधायक होगा? अरे लेट मी कंप्लीट दुबे जी, दिस इज नॉट फेयर। मैं आपके बीच में नहीं बोला, ना आपको बोलने दूंगा। मैं आपको बीच में नहीं बोलने दूंगा, बीच में मैंने बोला नहीं आपको, मेरी बात सुनने दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आपके दोहरे चरित्र को पूरे प्रदेश के चैनल के माध्यम से आज बेनकाब हो गए आप, क्योंकि एक ही परिवार में आप देना चाहते हैं और आप समाजवादी पार्टी को कहेंगे। ये आपका चाल चरित्र चेहरा जी न्यूज के यूपी के चैनल में आज आपका चेहरा बेनकाब हो गया है। कोई और कैंडिडेट नहीं है, पत्नी जिला पंचायत सदस्य हो जाएगी और पति एमएलए हो जाएगा। ये कैसी कैसी भावना आप दे रहे हैं? और हमने तो हमारे कैंडिडेट जो है जिला, वहां पर उनके पापा सांसद है, वो जनता के बीच में। और मैं कह रहा हूं आपके जिम्मेदारी से, कोई भी कैंडिडेट है, चाहे बीजेपी का है, चाहे कांग्रेस का है, सपा का, बसपा का, जनता की अदालत के बीच में जाके फिर एमएलए एमपी और बनने का काम करता है। लेकिन आपका ये दोहरा चरित्र जी न्यूज यूपी में आज बेनकाब हो गया है और मिल्कीपुर के एक जनता को पता चल चुका है कि आप उनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य वर्तमान में, और आज उनके पति को टिकट देके आपने परिवारवाद जो आपकी प्रथम पाठशाला है उस पर मोहर लगाने का काम आपने करा आज। चलिए ठीक है महेंद्र जी, आपको नहीं पाए कि सपा के राष्ट्रीय लौटेंगे ना बनेंगे आपके या नहीं बनेंगे, जवाब नहीं दिया इन्होंने। चलिए ठीक है महेंद्र जी, आपका रुख करते हुए क्या लगता है पीडीए के फॉर्म आप बन सकते हैं? क्या दुबे जी क्या बोल रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं कि भुवन भास्कर जी से पूछिए कि ये क्या अखिलेश यादव जी की जगह कभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं? इनसे बस इतना पूछ लीजिए। ठीक है, इसका जवाब लेंगे, लेकिन एक बार महेंद्र जी का रुख करते हुए, महेंद्र जी, पीडीए फॉर्मूले को मात दे सकते हैं क्या चंद्रभान जी? इसका रुख करेंगे, आपसे जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले जोशी जी आपका ही रुख करते हुए जवाब दे दीजिए। कुछ पूछ रहे हैं आनंद दुबे जी। मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2024 में भारतीय जनता पार्टी की बैसाखी की सरकार बनी। लेट मी कंप्लीट आपको आधा करने का काम करा है, उत्तर प्रदेश ने आपको बैसाखी पे लाने का काम करा है। आप नीतीश कुमार पे डिपेंडेंट है, नायडू के पे डिपेंडेंट है, क्योंकि पीडीए के नायक माननीय अखिलेश यादव। और रही बात मेरी, समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने एक साधारण परिवार के बैकग्राउंड के व्यक्ति को पार्टी का प्रवक्ता बनाया, राष्ट्रीय सचिव बनाया, असम का प्रभारी बनाया। ये केवल हो सकता है तो समाजवादी पार्टी के विजनरी लीडर माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हो सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ठीक है, देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे या नहीं होंगे वो वक्त बता देगा, लेकिन एक बात उन्होंने बिल्कुल सही बोली है कि समाजवादी पार्टी ने आधे तो किए हैं। यहाँ सपनों पे भी पाबंदी है, ये नहीं कह सकते। आनंद जी देखिए, एक बात उनकी आपने सारी बातें सुनी, लेकिन एक बात को बिल्कुल दरकिनार कर दिया। अगले दिन पता चल जाएगा इनका। आनंद जी सुन तो लीजिए, आपने उनकी सारी बातें सुनी, लेकिन एक चीज को आप पकड़ करके बैठ गए हैं। सारी बातें अगर आप सुनते तो उन्होंने एक चीज और बोली है कि हमने समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर के बीजेपी को वैशाखी पर लाने का काम किया, आधा हमने कर दिया। क्या आपने ये बात सुनी? अच्छा, बैसाखी पर कौन है? 2014 के बाद से अभी तक समाजवादी पार्टी लगातार बैसाखी चल रही है। कभी बहन जी के हाथ पैर जोड़ के बैसाखी पर चलने के काम किया और फिर बहन जी को धोखा दिया, बहन जी ने इनको छोड़ दिया। फिर ओम प्रकाश राजभर जी को साथ लेकर आए, फिर केशवदेव मौर्य जी को साथ लेकर आए, फिर अपना दल कमेरावादी जो इनके साथ पल्लवी पटेल जी, उनको लेकर आए, और कोई आज इनके साथ नहीं है, सब इनको छोड़ के भाग गए। तो लगातार जो व्हील चेयर पे चल रहा है वो दूसरों के बैसाखी की बात कर रहा है। अरे ये लोग तो स्ट्रेचर पे लेटे हुए हैं, इनको इलाज की जरूरत है और जनता इनका सही इलाज कर रही है, और ये दूसरों की बैसाखी निहार रहे हैं। अरे भैया, पहले स्ट्रेचर से उठिए, व्हील चेयर पर आइए, व्हील चेयर के बाद चलने का प्रयास करिए और जनता के सामने सही मुद्दे लेकर जाइए। जब आप बलात्कारियों के पक्ष में खड़े होंगे, जब आप भ्रष्टाचारियों के पक्ष में खड़े होंगे, जब आप आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेंगे, जब आप गुंडे मवालियों की पैरवी करेंगे, तो जनता आपको स्ट्रेचर पे ही लगाएगी, और स्ट्रेचर तो छोड़ दीजिए, आईसीयू में भेज देगी। जोशी जी,
देखिए, जनता इनको जवाब दे रही है। किस प्रकार परीक्षा लीक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने को है योगी सरकार, देश जानता नहीं है। किस प्रकार बीएचयू की लड़की का रेप करने का काम करते हैं इनके कार्यकर्ता। क्या भूल सकते हैं बृजभूषण सिंह को, क्या भूल सकते हैं इनके चिन्मयानंद स्वामी को, क्या भूल सकते हैं सहगर जी को। ये और 109 की जो महिलाएं हैं वो ठंड में आंदोलन में है। ये देश और प्रदेश समझ रहा है कि उत्तर प्रदेश कैसे हाथों में है। आज उत्तर प्रदेश में त्राईमान है। उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है आज क्राइम में कहां पर उत्तर प्रदेश खड़ा हुआ है बताइए। आप कस्टोडियल डेट में आप कहां खड़े हैं, आप बताइए देश को। हंगर स्ट्राइक में हम लोग कहां खड़े हैं। आपके नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, देश और प्रदेश का युवा बेरोजगार बैठा है। 2 करोड़ नौकरी की बात करी थी, कहां गई नौकरी। 15 लाख की बात करी थी, कहां गए 15 लाख। किसान की आय की दुकान, किसान सड़कों पर है, आंदोलन में है। आप उनको कभी आतंकवादी कह रहे हैं, कभी खालिस्तानी कह रहे हैं। ये देश देख रहा है, प्रदेश देख रहा है, जवाब दे रहा है। आधे हो गए, सत्ता के अहंकार में आधा करने का काम करा है 24 में। और निश्चित तौर पे आपको कहना चाहता हूं जिम्मेदारी से, मिल्कीपुर की जनता आपको जवाब देने जा रही है। दुबे जी, मिल्कीपुर की जनता से इस बार आपको जवाब मिलेगा? नहीं, मिल्कीपुर की ठीक उसी तरीके से जैसा 24 में मिला। देखिए, मिल्कीपुर की जनता तो इनका हिसाब किताब करने के लिए तैयार बैठी है, कमर कस के तैयार बैठी है। अब जिस दिन नतीजे आएंगे उस दिन देखिएगा, फिर ये वही रोना रोएंगे, अजीब बेईमानी हो गई, ईवीएम हैक हो गई, वही पुराना। ये तो जोशी जी ने शुरुआत में ही बोल दिया कि अगर लोकतंत्र की हत्या नहीं करवाई गई तो चुनाव हम जीत जाएंगे। नहीं, उसी ईवीएम से जब इनको उत्तर प्रदेश में ज्यादा वोट मिल जाते हैं तो ईवीएम ठीक हो जाती है। इनका एक नारा है, जीत गए तो हम हार गए तो ईवीएम, जीत गए तो हम हार गए। अब इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की। पहली सरकार है जिसने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। ये डेटा है, अभी चाहिए तो गूगल करके देख लीजिए। ये पहली सरकार है जिसने 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान दिया है देश में। ये पहली सरकार है जिसने शौचालय बनवाया है। ये पहली सरकार है जिसने मां बहन बेटियों को गैस का चूल्हा और होली और दिवाली फ्री सिलेंडर देने का काम किया है। ये पहली सरकार है जिसने किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम किया है। ये पहली सरकार है जिसने किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देने का काम किया है, फसल बीमा देने का काम किया है और इलाज के लिए 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड देने का काम किया है। 4 लेन सड़कें बनाने का, एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की जीडीपी को आपके समय में, शायद भुवन भास्कर जी को नहीं पता होगा, 12 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था थी उत्तर प्रदेश। आज ये बढ़ के 25 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था हो गई है। आपके साइज से डबल से भी ज्यादा, और आपके समय के बजट से डबल से ज्यादा बजट उत्तर प्रदेश का हो चुका है। ये बदलते हुए उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। ठीक है दुबे जी, देखिए क्या होता था, ठीक है दुबे जी, आपने तमाम काम गिनवा दिए जो किए गए हैं उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, और ऐसे ही तमाम जो आरोप है उधर से भी लग रहे हैं, उन्होंने भी तमाम काम गिनवा दिए। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी है, लेकिन दुबे जी एक चीज समझना चाहेंगे, चंद्रभान जी को जो कैंडिडेट बनाया गया वो क्या पीडीए की काट के लिए ही बनाया गया है? किस तरीके से आपकी तैयारी, आपकी पार्टी की तैयारी किस तरीके से काट कर पाएंगे आप पीडीए की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवार चयन की बड़ी एक स्पष्ट प्रक्रिया होती है। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व, जिला इकाई मिलकर ऐसे कैंडिडेट का चयन करती है जिसकी जनता में स्वीकार्यता हो, जिसकी छवि अच्छी हो, जो लोकप्रिय हो। ऐसे कई नामों का पैनल बनाकर प्रदेश से फिर केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाता है। वहां पर केंद्रीय नेतृत्व की बैठक में उस पर मुहर लगता है और उसके बाद उस प्रत्याशी के साथ पूरा संगठन खड़ा हो जाता है। लेकिन ये कोई पिता पुत्र की पार्टी तो है नहीं कि जिसे मन किया उसे लड़ा दिया, जिसका मन किया उसका टिकट कैंसिल कर दिया। तो इस तरह से हम उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया करते हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा के लिए हमारा एक एक कार्यकर्ता, एक एक उम्मीदवार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है और ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ हम चुनाव लड़ते हैं। हमारे उम्मीदवार वहां पर चुनाव लड़ते हैं और पूरा संगठन की ताकत वहां पर उनके साथ खड़ी हो जाती है। ठीक है जोशी जी, आपकी पार्टी की क्या तैयारी है? क्योंकि अब जो लड़ाई है वो काफी ज्यादा दिलचस्प हो चुकी है। आपने तो कैंडिडेट पहले ही उतार दिया था, आज जिस तरीके से कैंडिडेट की घोषणा की गई है, पासी समाज से ही वही आते हैं, पासी समाज से आपके कैंडिडेट आते हैं, तो अब आगे की क्या रणनीति आपकी पार्टी की? देखिए, जो सूत्र माननीय अखिलेश जी ने दिया है
हम लोग उसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं और हमारी लड़ाई है पीडीए की, सामाजिक न्याय की, जाति जनगणना की। इस सूत्र के साथ ही हमने तो पीडीए की काट 2024 के में लिए तो बीजेपी ने कैंडिडेट उतार दिया ना चंद्रभान जी, तो अब वो निकल रहा है। किसने काम खड़ा करा है वहां पर? वहां पे मिल्कीपुर में सेवा कौन कर रहा था? ये भी तो पता है प्रदेश को, देश को, कि वहां सेवा का इतिहास किसका रहा है। और इनका दर्द को भी देखा है। एक दलित समाज के एमपी बन जाते हैं, इनका कितना दर्द हुआ था। पूरी भारतीय जनता पार्टी के दुख को, ऐसे इनका शोक को देखा था आपने जब अवधेश प्रसाद जी सांसद बने थे। कितना दुख था माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय योगी से, जैसे इनके घर में कोई बहुत बड़ी घटना घट गई हो। ऐसा दुख था एक पीडीए समाज के जीतने का। भारतीय जनता पार्टी उनको बचा नहीं पा रही थी। जवाब, चंद्रभान जी को आप कोई चुनौती नहीं समझ रहे हैं अपने सामने? निश्चित तौर पे हम लोगों का जो संगठन है, हमारे माननीय सांसद जी की जो वहां लगातार सेवाएं हैं, उसका प्रतिफल हमको मिलेगा। तो यानी कि मूवमेंट के साथ हम लोग आपको मिलेगा। चंद्रभान जी को आप चुनौती नहीं समझ रहे, ठीक है। महेंद्र जी का रुख करते हुए, महेंद्र जी बहुत ही कम शब्दों में आप समझाइएगा कि जिस तरीके से चंद्रभान जी को टिकट दिया गया है, तो क्या पीडीए फॉर्मूले को मात दे पाएगी बीजेपी? बीजेपी पीडीए के फार्मूले को मात देने की पूरी तैयारी कर रही है, पूरी तैयारी से जुटे हुए हैं। यहाँ पे आधा दर्जन मंत्री प्रदेश सरकार के लगे हुए हैं। लेकिन ये मित्र सेन यादव जी का गढ़ है, यहाँ सबसे ज्यादा बार समाजवादी पार्टी चुनाव जीती है। मिल्कीपुर में जो है समाजवादी पार्टी 4 बार, अब 2 चुनाव हुए थे। इससे पहले 2 चुनाव हुए थे 1998 में, और एक उपचुनाव हुआ था 2004 में, जिसमें रामचंद्र यादव जी जीते थे समाजवादी पार्टी से, जो मौजूदा समय में रुदौली के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। यहाँ बीजेपी मात्र केवल अभी 2 बार ही चुनाव जीती है। 2 बार भारतीय जनसंघ से चुनाव जीती है, 2 बार बीजेपी से जीती। एक बार मथुरा प्रसाद तिवारी राम लहर में चुनाव जीते थे, और दूसरी बार यह चुनाव, ठीक है, गोरख बाबा चुनाव जीते थे 2017 में। ठीक है, उसके बाद से चलिए ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो मिल्कीपुर की जो लड़ाई है वो काफी ज्यादा दिलचस्प हो चुकी है। पासी वर्सेस पासी की ये लड़ाई बन चुकी है, लेकिन इंतजार रहेगा 8 फरवरी का, और देखना रहेगा कि मिल्कीपुर की जनता ने किस पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। यूपी मांगे उत्तर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा।